Namaskar, welcome to Ek Samvad at Aruni Mankuran. Today we are in conversation with Mr. Sanjay Agrawal about his book 365 Degree. Our guest, Mr. Sanjay Agrawal, is Joint Commissioner Income Tax Nagpur and he's authored this book. A very warm welcome to you, sir. Thank you for being here. Thank you, madam. Thank you very much. A word about Aruni Mankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Aruni Mankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. So our guest, Mr. Sanjay Agrawal, has been working in the Income Tax Department, Government of India for more than 30 years. Additionally, he is a Vedic maths trainer and believes in giving back to society through his role as a motivational speaker and mentor for the youth. He has started Sampark or Samvad, which is a thriving community of socially responsible citizens from different walks of life. Very warm welcome to you, sir. It's such a pleasure to have you on Ek Samvad. अरुणिमा अंकुरण के साथ जुड़कर मुझे भी बेहद खुशी हो रही है कि आज मुझे अवसर मिला है आपके साथ बात करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है, सर। तो सबसे पहले तो हम लोग को आप ये बताइए कि आपको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई और ये किस चीज के बारे में है? जी मैडम, ऐसा हुआ मैं थोड़ा बहुत लिखता था, तो एक बार किसी मुलाकात के दौरान आदरणीय हेमंत लोढ़ा साहब जो नागपुर में हैं, तो उन्होंने कहा कि आप रोज लिखा करो। तो फिर वहां से एक शुरुआत हुई जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रतिदिन एक चिंतन में लिखने लगा और उसको व्हाट्सएप पर लोगों को भेजने लगा। लोगों को पसंद आया, लोगों को लगा कि कहीं हमारी समस्याओं का समाधान इससे मिल रहा है या जैसा हम सोचते थे वैसी बातें इसमें हमें मिल रही हैं। तो एक सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद लोगों ने ये सलाह दी कि आप इसे एक बुक के रूप में प्रकाशित करिए। तो फिर मेरे 2 मित्र हैं, संदीप अग्रवाल जी और वसंत पारधी जी, उन्होंने ये जिम्मा उठाया और कहा कि आप हमें सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए अपने सभी चिंतन की, तो हम उसको संकलन करके एडिट करके एक पुस्तक के रूप में ले आएंगे। तो फिर ये पुस्तक की एक रूपरेखा बनी और एक और हमारे मित्र हैं डॉक्टर टी.एस. भाल साहब जो रिटायर्ड डीजीपी हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि किताब में लिख रहा हूँ, ये इस तरह से संकलन है, तो उन्होंने कहा आप इसका टाइटल क्या रखोगे, नाम क्या रखोगे? तो मैंने कहा अभी सोचा नहीं है। तो फिर उन्होंने सुझाया कि आप इसका नाम 365 डिग्री रखिए। तो इस तरह से काफी लोगों का योगदान इस किताब के प्रकाशन में रहा है। टाइटल किसी ने दिया है, प्रकाशन किसी ने। मैं तो जो रोज लिखता था सिर्फ उसका एक संग्रह ये किताब है 365 डिग्री। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। 360 डिग्री तो हम सबने बहुत सुना है, लेकिन ये 365 डिग्री का क्या रहस्य है, ये बताइए। हाँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। दरअसल है क्या कि 360 डिग्री तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज के बारे में संपूर्णता का अगर एहसास दिलाना हो तो 360 डिग्री होता है। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हर एक की 360 डिग्री प्रोफाइलिंग होती है। और 365 डेज जो हैं हमारे साल के 365 दिन, तो उसमें से हर दिन को हम संपूर्णता में जिए। तो इन 2 बातों का फ्यूजन करके हमने इसको 365 डिग्री रखा, जिससे कि एकदम से लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। कुछ उसमें से हम लोग को कुछ शेयर करिए सर, कंटेंट ऑफ द बुक। जी, दरअसल मैं चूंकि एक मूलतः एक शिक्षक हूँ और मैं जब गणित का विद्यार्थी हूँ और मैंने देखा कि गणित पढ़ाने में दिक्कत ये जाती है कि बड़ा ही शुष्क विषय, बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट उसे माना जाता है। तो मैंने कहा कि उसको जीवंत बनाया जाए, क्योंकि वो जीवन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र नहीं है जहाँ गणित का प्रभाव ना हो या उपयोग ना हो। तो गणित में जीवन और जीवन में गणित, इस प्रकार में मन में बहुत पढ़ाता था, सोचता था, करता था। बाद में मैंने वैदिक मैथ्स की भी क्लासेस ली, तो मैंने पाया कि दरअसल जो शिक्षा का उद्देश्य है वो जीवन को बेहतर बनाने का है, व्यक्तित्व बेहतर बने, सोच अच्छी बने, उसकी तरफ जाने का एक दिशा है, माध्यम चाहे कोई भी हो। तो ऐसे करके जीवन की बातें, लोगों का जीवन, लोगों की बातें, लोगों की सोच, तो एक उस पर चिंतन चालू हो गया और एक प्रयोग चालू हो गया कि किस तरह से सोच से सारी बातें शुरू होती हैं। सोच से हमारा एक विचार से बात चालू होती है, फिर उससे हम बातचीत करते हैं, संवाद होता है, संवाद के बाद व्यवहार होता है और फिर व्यवहार के बाद हमारे संबंध स्थापित होते हैं
और फिर संबंधों में ऊपर नीचे होता है, फिर से एक नई सोच जन्म लेती है। तो एक लूप की तरह ये हमारा एक सिलसिला चलता रहता है कि सोच, और सोच के बाद संवाद, संवाद के बाद हमारा व्यवहार, आचरण, और उसके बाद हमारा संबंध, और संबंध के बाद फिर से सोच पे बात आती है। तो ऐसे करके माइन्यूटली, बहुत बारीकी से जब मैंने व्यवहार का विश्लेषण किया, मानवीय व्यवहार का, मानवीय स्वभाव का जब विश्लेषण किया, तो उसके कई सारे आयाम नजर आए, और उसी में से कुछ चीजों को ऊपर मैंने गहराई से सोच के उसको लिखा, और लोगों को पसंद आया। क्योंकि सबको समाधान मूलक बात चाहिए, ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन समाधान क्या है, करना क्या बिल्कुल सही। चाहिए, तो इसलिए लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि आपने जो इनिशिएटिव एक शुरू किया है सर, संपर्क और संवाद, ये उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो एक बार उसकी प्रेरणा भी बताइए, और वो जो आप कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ रहे हैं, उससे उसका गोल क्या है बेसिकली? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। उसका भी सिलसिला कहीं ना कहीं बातों में ही चालू हुआ। दरअसल मैं नागपुर में पोस्टेड था 2015 से 2017 तक, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर संस्थान में, एकेडमी में। तो वहाँ मेरा बड़ा लगाव नागपुर में और वहाँ के लोगों से हो गया। फिर जब मैं भोपाल आ गया, तो जब जब मैं नागपुर जाता था, मेरी इच्छा होती थी सबसे मिलूं। अब कैसे मिलूं, सबसे अलग अलग मिलना संभव नहीं है। तो एक मैंने प्रक्रिया अपनाई कि मैं एक व्हाट्सएप मैसेज सभी को डाल देता था, जितने भी वहाँ मेरे मित्र हैं, और उसमें से कई लोग अपनी सुविधा अनुसार मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे। तो ऐसी जब मीटिंग्स होने लगी, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोग आपस में वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो जब एक जगह मिले, जब एक दूसरे से परिचय हुआ, तो एक एहसास हुआ कि समाज में कितनी सारी ऊर्जा है, कितने अच्छे लोग हैं, और वो जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं विस्तार होगा, कहीं ना कहीं अच्छी बातों का, अच्छी चीजों का, अच्छे लोगों का विस्तार होगा। और ये मेरा मूल ध्येय भी है कि लोगों के जीवन को, मतलब उनके दिल और दिमाग को स्पर्श करते हुए चलें, और उनकी अच्छी बातों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर बार हर सोशल मीडिया या मीडिया ये सब बातें नहीं बताता। तो और जब प्रत्यक्ष मुलाकात होती है, तो उसकी बात ही अलग है। तो एक सिलसिला मीटिंग्स का चालू हुआ, वो आज भी अनवरत जारी है। और मैं जहां भी रहता हूँ, भोपाल है, इंदौर है या नागपुर है, वहां मेरी कोशिश रहती है कि इन मीटिंग्स के माध्यम से लोगों से मिला जाए। तो ये भी कॉन्सेप्ट लोगों को बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि इस जैसा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों ने बिजनेस मीटिंग्स बहुत देखी हैं, और हर जगह कोई ना कोई एजेंडा रहता है, लेकिन हमारी ये मीटिंग बिल्कुल ओपन होती है, इसमें कोई एजेंडा नहीं होता है, हर एक का इसमें स्वागत है। 18-20 बरस के युवा से लेकर और 80-88-85 बरस के बड़े युवा तक, तो सभी लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अनुभवों का शेयर करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है, और समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा होता है। तो ये चल रहा है, और मुझे लगता है चलता रहेगा जब तक मेरे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है। तो एक्चुअली सोशल कनेक्शन से भी बहुत सारी शक्ति मिलती है, आई थिंक। जी बिल्कुल, जी जी जी। और उसका परिणाम भी है कि बाद में लोग बताते हैं कि हम इनसे संपर्क संवाद में मिले थे, बाद में हमने इनसे हेल्प मांगी या अपनी बात रखी, तो हमें और ज्यादा कनेक्शंस मिले, या और भी हमको मदद मिली। क्योंकि वहां पर सब बड़े खुले दिल के, खुले मन के लोग आते हैं। और इन मीटिंग्स में एक अनुभव ये भी आया कि बहुत से लोग अपने अपने जो अनुभव हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो नॉलेज है, उसको वो बांटना चाहते हैं, खुले दिल से बांटना चाहते हैं। तो जब हम किसी 30 या 40 बरस के अनुभवी के साथ मिलते हैं, मतलब उम्र ज्यादा है लेकिन अनुभव उनको अगर 40-45 साल का है, तो दरअसल वो एक किताब की मानिंद होते हैं, कि जैसे आप किसी एक ह्यूमन बुक को आप पढ़ रहे हैं, वो खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, खुद में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो आपको बहुत सारा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। और जब प्रत्यक्ष मुलाकात होती है, तो बहुत सारे नए सिलसिले भी चालू होते हैं, बहुत सारा कॉमन, जिसे हम सीएमपी बोलते हैं राजनीतिक लोग, के सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकल के आता है, और सम्यक शक्ति से, सामूहिक शक्ति से चीजें आगे बढ़ती हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, थोड़ा सा हम लोग को अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो आपका इंस्पिरेशन है कि लोगों को एक साथ जोड़ना, आई एम श्योर दिस कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड और मे बी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। सो ये थोड़ा सा अपने बिल्कुल, माइलस्टोन्स शेयर करिए सर।
बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल ये कैसे शुरू हुआ कि बचपन में मुझे तो अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था शायद, तो मुझे ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई देता था, और मैं अगर कभी पीछे बैठता था तो मैं किसी बाजू वाले से मदद ले लेता था। तो शायद ये मदद का लेन देन वहीं से शुरू हो गया मेरा। बाद में संकोचवश चश्मा ना लगे तो मैं थोड़ा छुपाता था, लेकिन अंततः चश्मा लगा 9वीं क्लास में आकर, 8वीं क्लास में आकर। फिर उसके बाद जब क्लास के बच्चे थे सबसे मैं घुल मिल जाता था, और यहाँ तक कि मैं लोगों के घर भी जाता था, और वहाँ मेरा प्रयास होता था कि मैं उनके माता पिता से भी मिलूं, उनका भी मैं आशीर्वाद लूं, क्योंकि मुझे शुरू से ये मान्यता थी कि बड़ों का आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है। तो एक वो पारिवारिक मिलने जुलने का सिलसिला, आशीर्वाद लेने का सिलसिला बचपन से रहा। बाद में जब मैं नौकरी में आया, तो पहली जब नौकरी मेरी बैंक में लगी, तो वहां भी पूरी तरह पब्लिक डीलिंग था, क्योंकि फ्रंट डेस्क पर लोगों से मिलना जुलना होता था, बातचीत व्यवहार होता था। और तब तो बैंक बहुत अलग स्तर पे थी। मैं 1988 और 89 की बात बता रहा हूँ, जब पेपर्स पे ही सारे काम होते थे, 300 लीफ का एक लेजर होता था। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी नौकरी आयकर विभाग में लग गई, तो यहाँ भी काफी चीजें मेरे को जानने सीखने को मिली। और एक बार जब मैं आयकर अधिकारी के पद पर पीआरओ के रूप में पदस्थ था, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं, आपका पीआर बहुत अच्छा है। तो मिलना जुलना मुझे पसंद था, मुझे समझ में आया कि पीआर क्या होता है और किस तरह से लोगों को ये लाभ पहुंचा सकता है। तो वह मेरी समझ में आई कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो एक चीज और मैंने देखा कि लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन पर काम करो, लेकिन मैंने अनुभव से पाया है ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, क्योंकि जो नैसर्गिक गुण आपको ईश्वर ने दिया है, अगर आप उसी को आगे बढ़ाते हैं तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। क्योंकि कमजोरियां अगर नैसर्गिक हैं तो उन पर पूरी तरह विजय नहीं पाई जा सकती, और उसमें बहुत सारा समय और ऊर्जा आपकी खराब हो जाता है। तो ऐसे करके वो चलता रहा। और फिर जब मैंने जैसा आपको बताया कि लोगों से मिलने जुलने का मैंने फायदा देखा, टीचिंग के अंदर मैं गया तो वहां भी मैंने देखा कि अल्टीमेटली हम लोग सीखते कैसे हैं। ठीक है, किताबें हैं, टीचर्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम आपस में सीखते हैं। और भी आप अध्ययन करें, देखेंगे तो जितने भी बड़े नेता हुए या जितने भी बड़े समाज सुधारक हुए, उन सब ने देशाटन किया है। मतलब हजारों किलोमीटर वो पैदल चले हैं, लोगों से मिले हैं। तो लोगों से मिलना अपने आप में किसी शिक्षा से कम नहीं है। बहुत ही अच्छी अनुभूति और बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, और उसी से आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो कुछ ये मेरा खुद के अनुभूत प्रयोग है, और इस पे फिर मेरे को और बल मिला जब मैं इसकी सफलता को मैंने देखा कि लोगों को ये बड़ा प्रेरित करती है, लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाती है। तो ये एक सिलसिला चल ही रहा है, इस तरह से चीजें शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे अनुभव है आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिनमें आप किसी से मिले और वो आपके लिए बहुत यादगार हो गए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन वो बहुत यादगार रहा? जी, वैसे तो हर नए व्यक्ति से मिलना अच्छा ही लगता है, और समय समय पर बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी बातें हुई। ऐसा पर्टिकुलर मेरे को अनुभव तो नहीं है, मुझे याद करना पड़ेगा कि कभी ऐसा हुआ कि मुलाकात हुई। लेकिन हाँ, मुलाकात में लोगों ने अभी ये होने लगा है कि उनको मुझ पर विश्वास है, तो वो फिर अपने और नए नए परिचित लोगों को मिलवाते हैं। तो मेरे को बताते हैं कि ये शिक्षा से जुड़े हैं, संपर्क संवाद से जुड़े हैं। तो इस प्रकार ये एक सिलसिला लगातार चल रहा है, और इसका विस्तार इस तरह से हो रहा है कि लोगों का विश्वास इस प्रक्रिया पर भी बढ़ रहा है, और वो इसे आगे भी चला रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है। आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं आपके परिवार में या आपकी स्कूल टीचर्स या फ्रेंड्स जिनका आपके ऊपर एक प्रभाव रहा है, और क्या प्रभाव रहा है, दोनों चीज बताइए। जी जी, ये बहुत लोग हैं। मैं शुरू करूं तो सबसे पहले तो मेरे सबसे बड़े मामा जी, जो ग्वालियर में रहते थे और जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। सबको परिवार में पता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे, और ट्रेन, उस जमाने में ट्रेन में चलती ट्रेन में लेटर्स भी लिखते थे। तो मैंने देखा, और मैं जब उनके घर जाता था तो पहली किताब मैंने वहां पढ़ी कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, विन फ्रेंड्स एंड मेक विन पीपुल एंड मेक फ्रेंड्स। तो डेल कार्नेगी की वो किताब थी। तो तब भी मैं शायद 6ठी 7वीं में रहा था।
तो इस प्रकार बहुत प्रभाव मेरे मामा जी का रहा, और उनको भी कार्य के सिलसिले में मिलना जुलना पड़ता था, कई बार वो मुझे भी ले जाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक चीज वहां से आई। उसके बाद माता जी का प्रभाव निश्चित रूप से रहा, क्योंकि हिंदी पढ़ने में हम लोग जब भी परीक्षा खत्म होती थी और नई किताबें आती थी, सबसे पहले हम हिंदी की किताब का मिलजुल के बड़ा अध्ययन करते थे, बड़ी कविताएं उसमें से पढ़ना और सारी चीजें पढ़ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं गहरे बैठ जाती हैं। एक प्रभाव मैं समझता हूँ कि जो विविध भारती का भी बहुत बड़ा रोल है, कि स्कूल से आते थे और मम्मी गाने सुनते हुए काम करती थी, तो गाने रहते थे और जीवन से जुड़े गाने, वो अपने आप एक साहित्य होता था। तो विविध भारती के गानों में भी बहुत सारी जो है साहित्य की और जीवन की जो बातें थी, जीवन से जुड़े तो गाने ही, और जीवन के सारे सारे भावनाओं का उसमें समावेश है, तो उन सब का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा मैं कई मित्रों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको मैंने बताया कि बैंक में जो मेरी नौकरी लगी, वो मेरे कॉलेज के मित्र, जब मैं सेकंड ईयर में था और हमें सपना भी नहीं आता था कि मतलब इस समय नौकरी लग सकती है, हमारा अंदाजा था कि फाइनल होने के बाद ही नौकरी लगेगी। तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में था, वहां मेरे एक मित्र थे श्री सुधाकर सेठिया, वो बीकॉम फाइनल में थे, मैं बीएससी सेकंड ईयर में था, तो वो नौकरी का फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने कहा भरिए, आप सीनियर हैं, आपके लिए तो समय है, मैं अगले साल प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बैंक में नौकरी दो तरह से मिल जाती है, 11th के बेस पे भी मिल जाती है और ग्रेजुएशन के बेस पे भी, अधिकारी और इसका था क्लेरिकल का। तो वो बोले मैं दोनों फॉर्म भर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्लेरिकल का फॉर्म भरता हूँ। तो मैं तो श्रेय उनको दूंगा कि मेरी वो बस फॉर्म उनने भरा, फिर परीक्षा, इंटरव्यू और सिलेक्शन और ऑफर लेटर वो सब आया। तो वहां से नौकरी भी मेरे दोस्त के माध्यम से मिली। और जब जब कोई बात होती है, आज भी मैं यही करता हूँ कि अगर कोई भी समस्या आती है तो अपने परिचितों से, मित्रों से, इवन अपरिचितों से भी पूछता हूँ। उसमें यह है कि आप अपनी बात रख दीजिए, तो उससे आदमी पर वजन नहीं पड़ता। आदमी डरता है कि कहीं मेरे ऊपर जवाबदारी ना आ जाए या मेरे को कुछ करने की दिक्कत ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात है, ये एक ऐसा समस्या है या कोई विषय है, इस पर क्या हो सकता है। अब ये क्या हो सकता है, बड़ा खुला हुआ स्टेटमेंट है, उसे कुछ नहीं करना, वो कहेगा आई डोंट नो। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते चिंता मत करो, बस ये काम हो गया, फॉरगेट इट। तो इस किस्म के एक्सट्रीम्स के लोग इसके बीच में जो है प्रत्युत्तर मिलते हैं, प्रतिक्रिया मिलती है, तो इन सब से जानने सीखने को बहुत मिलता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं और मैंने सीखा है, और मैं देख रहा हूं कि अगर आप सीखना चाहें तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अच्छा है, वरना जैसा देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो लोग खोट देखते हैं, मैं देखता हूं उनको हर आदमी में खोट आसानी से नजर आ जाता है, मुझे तो नहीं आता, मुझे सब में अच्छा ही नजर आती है। आप सर यंग लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, एज अ मेंटर, एज अ मोटिवेटर, वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ये सब चीजों को आप कैसे एक साथ कर पाते हैं इन एडिशन टू वर्किंग फुल टाइम? हाँ, पहला तो मैं कहूंगा कि जहां आदमी की चाह होती है वहां राह निकल आती है, जहां चाह वहां राह। ये मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभूति की है, क्योंकि समय तो मिलता है लेकिन ज्यादातर लोग उस समय को व्यर्थ कर देते हैं, नॉन प्रोडक्टिव वर्क में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये रही कि नहीं, समय का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि समय ही हमारे पास एक अच्छा रिसोर्स है, और बीता हुआ समय जो है वापस नहीं आता। तो उद्देश्य रहता है हर क्षण का उपयोग करें। तो मैथ्स के बारे में जैसे मैंने प्रत्यक्ष बच्चों को ना भी पढ़ाऊं, तो कोई चीज मुझे कैसे पढ़ानी है उसके लिए लगातार मेरे जहन में उदाहरण आते हैं। आसपास में जो देखता हूं, मुझे लगता है इसमें से कौन सी चीज किस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ेगी, कौन सी चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ेगी, कौन सी चीज में प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ेगी। तो इस तरह से दिमाग में लगातार चलता है। और जब युवाओं से बात होती है तो गणित की भी बात होती है, जीवन की भी बात होती है, समस्या के समाधान की बात होती है, तो वो अनुभव से आता है। और जब उनको सरल शब्दों में या उन्हीं के शब्दों में या उन्हीं के तरीके से उनको बताया जाए, तो वो आसानी से उसको समझ पाते हैं। तो ये बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो युवा एकाकी हो रहा है, और एकाकी का सबसे बड़ा है कि स्क्रीन टाइम उसका ज्यादा है। हम सबके पास सामने आज हमको तो कार्यालय में भी स्क्रीन ही है, मजबूरी है, क्या करें, सब चीज ऑनलाइन है। तो ऐसे में स्क्रीन से हटकर कहीं कोई बातचीत के लिए मिल जाए, चर्चा हो जाए, तो उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता। तो मेरा बहुत मानना है, कहना है, मैं करता हूँ कि मिलते रहिए,
मिलने से जो है आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा, और कम से कम वेंटिलेशन, जिसे कहते हैं वेंटिलेशन होगा, कि आप अपनी बात को बाहर रख पाएंगे, तो अंदर कभी भी दुख, तकलीफ, संताप ये सब पैदा नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है युवाओं को भी अपने एल्डर्स के साथ जरूर मिलना चाहिए। वो लोग आपस में तो मिलते ही हैं, लेकिन उनको कभी कभी अपने एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, तो काफी कुछ इंटरेक्शन होगा। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि बड़ों से भी मिलते रहना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, विच इज सो ट्रू। क्योंकि वो एक ऐसी यस। जनरेशन है, उनके पास एक अथाह सागर है जो हम लोग अगर उनसे ग्रहण करने के लिए रेडी हैं तो दे आर सो हैप्पी टू गिव। सर, आपके जीवन के कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनको लेकर आप चलते हैं? व्हाट इज योर मॉरल कंपास? देखिए, पहली बात तो यह है कि सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ऐसे मूल तत्व हैं कि अगर आप इनका साथ छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे बाकी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी जब बनेगी जब आप सच्चाई के साथ चलते हैं। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कभी भी आपकी इज्जत कम नहीं होगी। मतलब लोग हमेशा समझेंगे इस बात को कि आदमी चाहे कैसा भी है लेकिन वो सच्चा है, और ये सुन के बड़ा सुकून मिलता है, एक मन को भी अच्छा लगता है, और आगे हमेशा उजाला नजर आता है, कभी अंधेरा नजर नहीं आता। तो सच्चाई, ईमानदारी, एक तो ये चीज है। और दूसरा, जहां तक मूल्य, अब चूंकि मेरा जीवन जो जो मेरा सिमटा हुआ है, एक बात मैं और कहूंगा कि आज जमाना, आज दौर इतना अलग टाइप का है जहां पर एक बचने की जरूरत है, कि अपने आप को खराब चीजों से बचा लेना है, खराब संगति से बचा लेना है, खराब प्रकार के शब्दों, इन सब चीजों से बचाना है। क्योंकि पहले आप सबको स्वीकार लेते हो या सबको आप देख लेते हो, तो उसमें कई बार खराब चीजें ज्यादा प्रभाव कर जाती हैं। तो सावधानी ये रखनी है कि अपने आप को अगर खराब चीजों से बचा लिया तो आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा में, सही ढंग से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बचा लेना है, ये भी मैंने सीखा है, और अच्छी संगत में रहना है। और कोई भी काम आए, ये भी एक होता है, आदमी घबराता है कि मेरे सिर पे जिम्मेदारी ना आ जाए। तो कोई भी काम आए तो आपकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से आप उसमें हामी भरिए, उस काम को करने का प्रयास करिए, क्योंकि उस तरह के काम को करके आपकी शक्ति बढ़ती है। जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हमारा हमारा फायदा नुकसान उसमें स्टेक पर लगा रहता है, लेकिन जब आप दूसरे के लिए काम करते हैं तो आपका उसमें कोई नुकसान नहीं है, अंततः आपका फायदा ही है। और सबसे बड़ी चीज होती है सीखना। तो सीखना आपको फ्री में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चीज है। तो अगर आप दूसरों के काम आते रहिए, दूसरों के काम करते रहिए, उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो वो एक बहुत बड़ी एक वैल्यू कह सकते हैं, या एक टूल कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म कह सकते हैं, वो एक मुझे लगता है अच्छी चीज है। तो इस प्रकार से और प्रयोग और प्रयास करते रहिए। मतलब ठीक है, विकल्प हैं, जितने भी विकल्प हैं आप और विकल्प निकालिए, और विकल्प निकालिए, और जब आपके खत्म हो जाए दूसरों से पूछिए। क्योंकि जब आदमी समस्या में घिरा रहता है तो वो कितना भी बड़ा सोचे, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग स्टेज उसकी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो नए व्यक्ति से चर्चा करता है तो वो ओपन माइंडेड है, उसके पास डोमेन बहुत बड़ा है, वो आपको एकदम से नई बात ऐसी बता देगा और आपको लगेगा अरे मैंने तो इस ढंग से सोचा ही नहीं। तो ये भी होता है। तो ये आप करते रहे, कोई भी व्यक्ति अगर ये करता रहेगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक रुख रवैये के साथ, शब्दों के साथ, तो रास्ते मिलते चले जाएंगे। मैं कह सकता हूं जैसे लालटेन की रोशनी, कि आपको जितना दिख रहा पहले उतना तो चलिए। लोग बहुत आगे की सोचते हैं, फिर कहते हैं इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। मैंने कहा जितना सामने उतना चलिए, आगे निश्चित रूप से रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। ये एक बेसिक सिद्धांत है। ये सब जो आपके विचार हैं इतने प्रेरणादायक हैं सर। ये जो आज के समाज है उसमें जो युवा हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज है? समथिंग यू वुड लाइक टू से टू देम? जी, उनके लिए मैं, जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, मैं वही बतलाना चाहूंगा कि दरअसल जब समस्याएं थी उसका कारण था कि आपके दिल, दिमाग और जुबान में सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। यानी आप सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। तो वो समस्या का मुझे कारण नजर आया, और समाधान भी वही मिला कि आप उसको सिंक्रोनाइज कर लीजिए, उसको अलाइन कर लीजिए। जो कह रहे हैं वही सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। ये जो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों अगर आपके अलाइन हो गए
तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। ये सब पे लागू होती है, विशेषकर युवाओं पे लागू होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं। उनका मनसा वाचा और कर्मणा में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर उसको वो अलाइन कर ले तो मुझे लगता है सभी प्रकार की समस्याएं भी सॉल्व होंगी और हर कोई अपनी मंजिल को पाएगा। ये एक मेरा संदेश है युवाओं के लिए भी, सबके लिए। तो एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि लिखना चाहिए, कागज पे लिखना बहुत आवश्यक है। अभी अभी जब से मोबाइल पे आ गए और कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे, तो हाथ का लिखना छूट गया। तो हाथ के लिखने की एक अलग वैल्यू है, उससे अलग प्रकार की अनुभूति होती है, उससे अलग प्रकार का एक संतोष भी मिलता है, और एक एक जानकारी भी जो लिखने से मिलती है, जो जो एहसास पैदा होता है, जो एक सृजन पैदा होता है, वो शायद दूसरे माध्यम से ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ बहुत लंबे समय तक काम भी आता है, क्लैरिटी भी देता है आपको। सर, हम लोग को ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि आपकी जो जर्नी रही उसमें ऐसे कौन से माइलस्टोन्स थे जिसने आपको परिपक्व बनाया या बदलाव की तरफ एक आपका रुख हुआ। एनी एक्सपीरियंसेस जो कि जी, हु मेड यू द पर्सन यू आर। यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जब इंसान की ये जीवन की यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ वो एक शेप अप होता चला जाता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, मिलना जुलना वो चीजें हैं, लेकिन पड़ाव की अगर बात करें तो पड़ाव तो नहीं, लेकिन मैं उन सबको मिला के बताऊं कि मुझे नई नई चीजें सीखने का शौक था। तो मैंने रैकी का भी कभी कोर्स कर लिया, कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कर लिया, जीवन से जुड़े ऐसे और भी कुछ कुछ कोर्सेज थे, वो सब मैंने किए। तो मैंने पाया कि ये सभी जो बल दे रहे हैं वो आपकी श्वास की प्रक्रिया पर बल दे रहे हैं, कि जितना आप श्वास को साध लेंगे उतना ही आपका जो आंतरिक है उसको आप साध लेंगे। और फिर मुझे आराम से फर्क नजर आया कि आपके आंतरिक जो है वह अलग है और एक बाहरी संसार अलग है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि बाहरी संसार के अपने अलग नियम है और आंतरिक के अलग नियम है। तो एक तो उन चीजों का प्रभाव पड़ा। अगर माइलस्टोन की बात करें, 2011-12 मैं कहूंगा, 2012-11 मेरे लिए बड़ा माइलस्टोन था, जब मैं इंदौर में पोस्टेड था। तो उस समय मैंने आपको बताया कि दिल दिमाग जुबान वाली जो बात है, उसके पहले मैं बहुत हाईली अस्थमेटिक था, लेकिन जब मैंने ये किया तो मैंने देखा आश्चर्यजनक रूप से मेरा अस्थमा खत्म होता चला गया, क्योंकि वो साइकोसोमेटिक बीमारी थी। तो इस प्रकार से वो जो है बीमारी भी खत्म हुई। तो एक तो वो एक माइलस्टोन रहा। इसके अलावा जब मैं एनएडीटी में पोस्टेड रहा, नागपुर आया, तो फिर मेरे दिमाग में युवाओं को लेकर एक मेंटर मेंटी स्कीम थी कि हमारे समाज में जितने सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, जो वॉलंटरीली देना चाहते हैं, उनके साथ युवाओं को जोड़ा जाए, 1-to-1 जोड़ा जाए, और वो लोग एक मतलब मिनिमम हफ्ता में एक दिन या एक बार 2 बार मिले, 1-2 घंटा बैठे, और फिर कुछ उनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, जैसे कि कुछ टास्क दे दिया, उस टास्क के बेसिस पर उनकी अनुभूति हो, वो सीखें। तो ये मेंटरशिप के लिए मैंने मेंटर्स को तलाशा, और उस प्रक्रिया में ये हुआ कि वही 360 डिग्री कि हर प्रकार के एक्सपर्टाइज के लोग मुझे मिले, मेरे साथ हैं, और मेरी बड़ी रुचि रहती है कि हर प्रकार के लोगों से मैं मिलूं। तो मैंने देखा इतने अद्भुत लोग हैं, इतना अद्भुत उन्होंने काम किया है। तो अगर उनको, उनके जीवन को, उनके अनुभवों को कोई युवा सुनेगा, जो कि किसी किताबों में शायद अवेलेबल नहीं है और सोशल मीडिया पे भी नहीं, और हो भी तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर व्यक्ति से मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज उनके सामने आएगी। तो इस प्रकार मैं लगातार जो है मेंटर्स को जोड़ रहा हूं, और आज मैं कह सकता हूं कि आई हैव ए वेरी गुड ह्यूमन लाइब्रेरी। बहुत अच्छे लोगों की एक एक संग्रह मेरे पास है, और वो इतने अच्छे लोग हैं, इतने वॉलंटियर हैं, जो किसी की भी मदद करने में खुश होंगे। तो ये एक जो है माइलस्टोन मैं कह सकता हूँ मेरे जीवन में रहा है। सर, बिफोर वी कंक्लूड दिस एक संवाद विद यू, आप जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, इसका जो महत्व है वो शायद जो जुड़ते जा रहे हैं लोग, उनको सबसे अच्छी तरह समझ में आएगा। और एक संवाद एट अरुणिम अंकुरन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।